इश्क की उम्र बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। एक दिन शाम को चाय पीते हुए राजेश जी बताने लगे, जानती है अमृता जी, 7 बुद्ध हुए हैं और ये अंतिम बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए थे। अभी जो खुदाई हो रही है उसमें 7 बुद्ध की मूर्तियों वाले स्तूप मिल रहे हैं। अमृता जी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि सामने से सीता ने आवाज दी, मेम साहब, हम आ गए हैं। उसे थोड़ी उलझन हुई कि क्या करे क्या न करे। दरअसल मेडिटेशन क्लास जाने का उसका पहला ही दिन था। पहले वह गुरुजी को घर ही बुला लिया करती थी, लेकिन सुषमा हफ्तों से उसे समझा रही थी कि क्लास में जाने के क्या क्या फायदे हैं। उसके अनुसार क्लास में सब लोगों की सोच एक ही तरह की रहती है तो बातें करना आसान हो जाता है। फिर आपको खुद अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिल जाता है। एक हल्की प्रतिस्पर्धा रहने पर आप जल्दी सीखते हैं। सुषमा की बातों में सच्चाई थी। घर में तो गुरुजी के आने पर ही तैयारी शुरू करती। कुछ समय तो उसी में निकल जाता, कभी भी कुछ आलस में भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में वह अपने प्रिंसिपलशिप का चोला उतार गुरुजी को सहजता से गुरु स्वीकार नहीं कर पाती थी। सारी बातें सोचते सोचते उसने फैसला किया था कि वह भी क्लास ज्वाइन करेगी। गुरुजी से बात करके सवेरे के समय में क्लास जाने की बात तय भी हो गई थी, पर वह सीता से कहना भूल गई थी, इसलिए आज जब वह जा रही थी तब, ऐसा करो सीता, आज तुम 2 घंटे के बाद आ जाओ, फिर हम तय करेंगे कि कल से हम क्या करेंगे। क्लास पहुंची तो उसे थोड़ी सी मानसिक समस्या हुई। 30-35 साल के अधिकतर लोगों के बीच उसका 65 साल का होना उसे कुछ भारी पड़ने लगा था। और सबसे भारी पड़ने लगा उसका अपना व्यवहार, उसका अपना आदेश देने वाला व्यक्तित्व। वह करीबन 10 साल एक स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर रही और इन 10 सालों में आदेश देना उसके व्यक्तित्व का अंग बन चुका था। ऐसे में परिस्थितियों से समझौता असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो गया था। ऐसा नहीं कि उसने पहले काम नहीं किया था। वह शादी के पहले अपने मायके के शहर में स्कूल टीचर थी। उसके पिता ने शादी में ये शर्त भी रखी थी कि लड़की नौकरी करना चाहेगी तो आप उसे मना नहीं कीजिएगा। अमृता दबंग बाप की दबंग बेटी थी। उसका कभी पापा से टकराव भी होता था मां को लेकर। उसका भाई तो मां की तरह का सीधा साधा इंसान था, पर वह पापा द्वारा मां पर की हुई ज्यादतियों पर सीधे लड़ जाती थी। पापा कहा भी करते थे, पता नहीं ये ससुराल में कैसे रहेगी। मां की तरह तो हरगिज नहीं पापा, वो फौरन जवाब देती। पापा भी हंस कर कहते, तुम मेरी पत्नी को बहकाया मत करो, फिर बात हंसी में उड़ जाती। ससुराल में केवल 2 ही व्यक्ति थे, एक पति और एक सास। दोनों ही बहुत सीधे सादे। उसे ससुराल के शहर के एक स्कूल में नौकरी मिल गई। पति केवल सीधे सादे ही नहीं, सहज और दिलचस्प इंसान भी थे। सकारात्मकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी पुश्तैनी कपड़े की दुकान थी। पिताजी के गुजरने के बाद वे ही दुकान के सर्वेसवा थे, इसलिए वे सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहीं उलझे रहते थे। हाँ, इतवार जरूर खुशनुमा होता था। दोनों छुट्टी पर जो रहते थे और उस दिन के खुशनुमा एहसास में हफ्ता अच्छी तरह बीत जाता था। शुरू के दिनों में अमृता को न घूम पाने की कसक जरूर रहती थी, पर बाद में उसने उसका रास्ता भी निकाल लिया था। कभी स्कूल के साथ ट्रिप पर, कभी दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। अम्मा के कारण बच्चे भी उसके घूमने में बाधक नहीं बनते थे। घर चलाना, बच्चे पालना उसका जिम्मा कभी नहीं रहा। ये सारे काम अम्मा ही करती थीं। वह कभी भी सोचती जरूर थी कि वह अम्मा के उपकारों का बदला कैसे चुकाएगी। फिर यह कहकर खुद को तसल्ली दे लेती थी कि उनका बुढ़ापा आएगा तो वह जी भर सेवा कर देगी। पर उन्होंने इसका भी अवसर नहीं दिया। एक रात सोई तो सोई रह गईं। उस समय तक बच्चे बड़े हो चुके थे। उनका साथ अब केवल छुट्टियों में ही मिल पाता था, और वह भी कुछ ही साल।
उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो नौकरी, और नौकरी को लेकर विदेश गए तो वहीं के होकर रह गए। दोनों लड़कों ने वही शादी कर ली। एक ने तो कम से कम गुजराती चुना, दूसरे ने तो सीधे जर्मन लड़की से शादी कर ली। इसलिए बहुओं से उसका रिश्ता पनपा ही नहीं। बस रस्मी तौर पर फोन पर संपर्क करने के अलावा कोई रिश्ता नहीं था। चूंकि बहुओं से वह कोई रिश्ता नहीं पनपा पाए, इसलिए बेटों से भी रिश्ता सूखता गया। इस बीच उस के जीवन में दो बड़ी घटनाएं घटी, पति की आकस्मिक मृत्यु और खुद का उसी स्कूल में प्रिंसिपल हो जाना। बच्चे बाप के मरने पर आए, उसको साथ चलने के लिए कहने की औपचारिकता भी निभाई। उसने भी रिटायरमेंट के बाद कहकर औपचारिकता का जवाब औपचारिकता से दे दिया। बस उसके बाद मिलने के सूखे वादे ही उसकी ममता की झोली में गिरते रहे। वह भी बिना किसी भावुकता के इसकी आदी होती चली गई। यानी उसकी जिंदगी का निचोड़ ये था कि उसे कभी रिश्तों में समझौता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। रिटायरमेंट के बाद सारा परिदृश्य ही बदल गया। पति के मरने के बाद अभी तक वह स्कूल के ही प्रिंसिपल क्वार्टर में रहती थी, इसलिए वहां से मिलने वाली सारी सुविधाओं की वह आदी हो गई थी। पर फिर से फ्लैट में आकर रहना, वहां की परेशानियों से रूबरू होना उसको बहुत भारी पड़ने लगा था। क्वार्टर में किसी दाई या चपरासी की मजाल थी कि उसका कहा न सुने, पर यहाँ दाई, माली, धोबी सब अपने मन की ही करते और उसे समझौता करना ही पड़ता था। पर सबसे अधिक जो उस पर भारी पड़ता था वह था उसका अपना अकेलापन। व्यस्त जिंदगी के बीच वह अपना कोई शौक पनपा नहीं पाई थी। पढ़ने की तो आदत थी पर उपन्यास या कहानी नहीं। काम की अधिकता या फिर कर्मठ व्यक्तित्व होने के कारण मोबाइल से समय काटने की आदत वह अपने अंदर पनपा ही नहीं पाई थी। परिचितों के दायरे को भी उसने सीमित ही रखा था। बस एक दोस्त के नाम पर सुषमा थी। वह शिक्षिका वाले दिनों की एकमात्र सहेली थी, जिससे वह निसंकोच होकर अपनी समस्या बांटती थी। एक दिन अपने ही घर में कॉफी पीते पीते उसने पूछा था, सुषमा, आखिर वह समय कैसे काटे? किसी संस्था से जुड़ जाओ। सुषमा के ये कहने के पहले ही वह कई संस्थाओं का दरवाजा खटखटा चुकी थी, पर हर जगह उसे काम से ज्यादा दिखावा या फिर पैसे की लूट खसोटी देखने को मिली थी। जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने वाली अमृता की ये बातें गले से नीचे नहीं उतर पाई थीं। सुषमा से कि इन्हीं बहसों के बीच मेडिटेशन सीखने का विचार आया था, क्योंकि मन तो मन, अब कभी भी शरीर भी विद्रोह करने लगा था। इसलिए सुषमा का दिया ये प्रस्ताव उसे पसंद आया था और थोड़ी मेहनत कर गुरु भी खोज लिया था, पर बाद में क्लास जाना ही तय हुआ था। इसलिए पहले दिन मेडिटेशन क्लास में उसे सब कुछ विचित्र सा लगा। थोड़ी ऊब, थोड़ी निराशा सी हुई। दूसरे दिन बड़ी अनिच्छा से उसका क्लास जाना हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद फूलती सांस को सामान्य बनाने के लिए जब वह कुर्सी पर बैठी तो उसने देखा कि उसी की उम्र का एक आदमी बगल वाली कुर्सी पर बैठा उससे कुछ पूछ रहा है। आपका पहला दिन है क्या? हाँ, अपनी सांसों पर नियंत्रण रख कर मुश्किल से वह ये कह पाए। मैं तो पिछले साल से आ रहा हूँ। मैं सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ, इसलिए मेडिटेशन मेरे लिए शौक नहीं, जरूरत है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मुझे शरीर के लिए कम, मन के लिए मेडिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। रिटायरमेंट के बाद न चाहते हुए भी जिंदगी की शाम तो आ ही जाती है। किसी को शरीर पर पहले, किसी को मन पर पहले, पर शाम का धुंधलका अपने जीवन का अंत तो बन ही जाता है। मैंने अभी तक तो महसूस नहीं किया था, पर अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी है। दरअसल मेरी असली समस्या है अकेलापन। इतना कहकर अमृता अचानक चुप हो गई। उसे लगा कि एक अजनबी से वह अपनी व्यक्तिगत बातें क्यों कर रही है। फिर उसने बात बदलने के लिए पूछा, आप रहते कहाँ हैं? इंदिरारानग में। मैं भी तो वहीं रहती हूँ। आपका मकान नंबर 44। वही कहूँ, आपका चेहरा पहचाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? दरअसल
मैं भी वहीं रहती हूँ, गंगा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में। अक्सर आपको सड़क पर आते जाते देखा होगा, इसीलिए पहचाना पहचाना सा लगा। वैसे इस घर में आए मुझे अभी 6 ही महीने हुए हैं। काफी देर तक इधर उधर राजनीति आदि पर बातें होती रहीं। अचानक उसे सीता को समय देने की याद आई। वो उठती हुई बोली, आपके पास अपनी सवारी है? नहीं, आइए, मैं आपको घर छोड़ दूं। उतरते समय अमृता ने उनका नाम पूछा। अरे इतनी बातें हो गईं, मैंने न अपना नाम बताया, न आपसे नाम पूछा। मेरा नाम अमृता है। मैं राजेश, पर आप ही उतरिए, एक कप चाय हो जाए। फिर कभी, अभी मैंने एक आदमी को बुलाया है। अमृता घर पहुंची तो सीता को इंतजार करते पाया। ताला खोलने के बाद जो काम का सिलसिला शुरू हुआ वह बहुत देर तक चलता रहा और वह सुबह की सारी बातें भूल गई थी, पर शाम को चाय लेकर बैठी तो उसे सारी बातें याद आईं। उसे आश्चर्य हुआ कि 2 घंटे कितने आराम से बीत गए थे। समय काटना ही तो उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी थी और वह परेशानी इतनी आसानी से धीरे धीरे उसकी ओर राजेश जी की घनिष्ठता बढ़ती गई। अमृता ने महसूस किया कि उसकी और राजेश जी की रुचियां मिलती जुलती हैं। बगीचे का रखरखाव दोनों की रुचियों का मुख्य केंद्र था। आध्यात्म पर अक्सर वे बहस किया करते थे। अमृता को धार्मिक औपचारिकताओं पर विश्वास नहीं के बराबर था। पंडित, मंत्र, उपवास आदि पर उसका विश्वास नहीं था। वहीं राजेश यह मानते थे कि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, केवल उनको समझाने और करने का ढंग गलत है। राजेश जी किताबें बहुत पढ़ते थे। इतिहास उनका प्रिय विषय था। चाहे भाषा का इतिहास हो, संस्कृति का या साहित्य का, वे पढ़ते ही रहते थे। एक दिन शाम को चाय पीते हुए राजेश जी बताने लगे, जानती है अमृता जी, 7 बुद्ध हुए हैं और ये अंतिम बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए थे। अभी जो खुदाई हो रही है उसमें 7 बुद्ध की मूर्तियों वाले स्तूप मिल रहे हैं। अमृता मंत्रमुग्ध चुपचाप सुनती रही। उसे आश्चर्य हुआ कि वह खुद नहीं जानती थी कि ऐसे शुष्क विषय भी उसे इतना सम्मोहित कर सकते हैं। यह विषय का सम्मोहन था या राजेश जी के बोलने के ढंग का? वह थोड़ी उलझ सी गई। फिलहाल उसका रिश्ता इतना करीबी का जरूर हो गया था कि शाम की चाय वे एक दूसरे के यहाँ पिए, एक दूसरे के बीमार पड़ने पर पूरी ईमानदारी से तीमारदारी करें। उन दोनों की करीबी पर समाज अब चौकन्ना हो चला था। समाज की प्रतिक्रियाएं हवा में उड़ते उड़ते उन तक पहुंचने लगी थीं। अपनी ही बिल्डिंग के किसी समारोह में लोगों की आंखों में अमृता पड़ चुकी थी कि समाज इस रिश्ते को किस तरह से लेता है। अमृता के दबंग व्यक्तित्व को देखते हुए अभी आंखों की भाषा जबान पर तो नहीं आ पाई थी, पर कामवालियों के माध्यम से सुन सुनकर उसको इसकी गंभीरता का एहसास तो हो ही गया था। एक दिन शाम की चाय पीते राजेश जी कुछ ज्यादा ही चुप थे। जब उनकी चुप्पी अखरी तो अमृता ने पूछ ही लिया, कुछ खास बात है क्या? है भी और नहीं भी। वे सुभाष जी हैं न? कल एक पार्टी में मिले थे। वे एकांत में ले जाकर मुझे से पूछने लगे कि मैं आपसे शादी क्यों नहीं कर लेता। अब आप ही बताएं, इस बेहुदे प्रश्न का मैं क्या जवाब देता? कह देते कि बस आपके आदेश का इंतजार था। ये कहकर अमृता जोरों से हंस पड़ी। बात हंसी में उड़ गई। पर हफ्ता भी नहीं बीता था, अपनी ही बिल्डिंग के गृह प्रवेश की एक पार्टी में चुलबुली फैशन परस्त गरिमा ने उससे पूछ ही लिया था, मैडम, सुना है आप शादी करने जा रही हैं, मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ। इस पर कभी सोचा नहीं, पर कभी अगर सोचा तो आपसे बधाई लेना नहीं भूलूंगी। उचित जवाब दे देने के बाद भी अमृता अपनी खींच से उबर नहीं पाई। आसपास खड़ी महिलाओं की आंखों में छिपी व्यंग्य की खुशी को नकारना जब उसे कठिन जान पड़ने लगा तो वह पेट की तकलीफ का बहाना बना मेजबान से छुट्टी मांग घर चली आई। दूसरे दिन शाम की चाय पीते हुए राजेश जी बहुत खुश नजर आ रहे थे।
अमृता से नहीं रहा गया तो वे पूछी बैठी, आज आप बहुत खुश हैं राजेश जी? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक ऐसी किताब हाथ लगी है कि मुझे लगने लगा है कि अगर मैं चाहूँ तो अपना भविष्य अपने अनुकूल बना सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कैसे? केवल अपनी बात को अपने अचेतन मन तक पहुंचाना है और पहुंचाने के लिए उसे बार बार दोहराना है, और खासकर सोने से पहले जब चेतन मन की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है तब जरूर दोहराना है। किताब का नाम पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। उसकी उस दिन की शाम उसी किताब के बारे में सुनते हुए बीती थी। राजेश जी बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके बोलने की शैली कुछ कुछ कथावाचक जैसी हुआ करती थी जो श्रोता को अपनी गिरफ्त में कैद कर लेती थी। उस दिन उन्होंने समझाया कि अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करके अपने अंदर शांति, प्रसन्नता, अच्छाई और समृद्धि का संकल्प रूपी बीज बोना शुरू कीजिए। तब देखिए कि चमत्कार क्या होता है, कैसे असंभव संभव हो जाता है, मन की खेती कैसे लहलहा उठती है। उस दिन की शाम तो अच्छी तरह कट गई, पर पूरे हफ्ते पिछली घटना उसके अचेतन मन पर छाई रही। अमृता ने बहुत कोशिश की पर वह इसे हटा नहीं पाई थी। जब वह ऐसी मानसिकता के भावर में उलझी घूम ही रही थी, उसी समय सुषमा उससे मिलने चली आई थी। औपचारिकता खत्म होने के बाद कॉफी के प्यालों के साथ जब बात शुरू हुई तो बातों को यहाँ तक आना ही था। बातें यहाँ चली आईं। सारी बातें सुनकर सुषमा पूछ बैठी, जब तुम राजेश जी को इतना पसंद करती हो तो तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी क्यों? अमृता उलझने के तेवर में पूछ बैठी। साथ के लिए आपको अपना नौकर भी अच्छा लग सकता है, पर उससे तो कोई शादी की बात नहीं करता। मेरी समझ से शादी के लिए शारीरिक आकर्षण बहुत जरूरी है। संतानोत्पत्ति की इच्छा भी जरूरी है। आर्थिक अवलंबन भी एक मजबूत कड़ी है, और तब समाज की भूमिका की जरूरत पड़ती है। पर अब मेरी उम्र में तो कोई शारीरिक आकर्षण बच नहीं गया है। बच्चा अब मैं पैदा कर नहीं सकती। आर्थिक अवलंबन के लिए मेरी पेंशन ही काफी है। फिर शादी क्यों? अच्छे से समय काटने के लिए समझ लो। सुषमा, तुम भी मेरी उम्र की हो। तुम समझ सकती हो कि शादी के शुरुआती दिनों में अगर शरीर का आकर्षण न रहता तो एडजस्टमेंट कितना कठिन होता। इसके अलावा मां बन जाना एक अलग आकर्षण का विषय रहता है। उम्र कम रहती है तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव की गुंजाइश भी रहती है। आपकी सोच बदल सकती है, आपका आकार बदल सकता है, पर इस उम्र तक आते आते सब कुछ अपना आकार ले चुका होता है। इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। पर बदलाव की बात कहाँ आती है? तुम्हें राजेश जी अच्छे लगते हैं। एक फैज़ अहमद फैज़ की गजल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। और फिर मैं राजेश जी का एक ही पक्ष जानती हूँ, वे बातें अच्छी करते हैं। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मसलन उनकी रुचियाँ क्या हैं, रिश्तों की गंभीरता उनकी नज़र में क्या है आदि मैं नहीं जानती। तब बस एक छोटे से रिश्ते के सहारे, एक इतने अनावश्यक रिश्ते से मैं अपने को क्यों बांध लूं? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? अमृता सांस लेने के लिए रुकी, फिर कहा, राजेश जी की बात छोड़ो, मैं अपनी बात कहती हूँ। मेरे बिस्तर का तकिया भी कोई दूसरी जगह रखे तो मैं चिढ़ जाती हूँ। वर्षों से मैं अपनी चीज़ें अपनी जगह रखने की आदी हो गई हूँ। ऐसे में दिन रात दूसरे का दखल न पटा तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है? क्यों? मैं जैसी रहती आई हूँ वैसे ही रहूंगी। हम एक अच्छे दोस्त की तरह क्यों नहीं रह सकते? बस केवल इसलिए न कि राजेश जी मर्द हैं और मैं औरत। पर इस उम्र तक आते आते हम केवल इंसान ही बचे, न औरत न मर्द। और दो इंसानों को एक दूसरे की हरदम जरूरत पड़ती है। अगर यह नहीं होता तो जंगल से होता हुआ समाज का ये सफ़र यहाँ तक न पहुँचता। लोग बुरा कहेंगे तो अब युग बदल गया है सुषमा।
अब नए लड़के लिव इन के रिश्ते बिना शादी के जीने लगे हैं। उन्हें कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। हम तो 60 के ऊपर के लोग हैं। हमारी तो बस इतनी ही मांग है कि समय अच्छी तरह से कट जाए और एक की गर्दिश में दूसरा खड़ा हो जाए। वह भी इसलिए क्योंकि आधुनिक भारत में न तो समाज और न सरकार गर्दिश में खड़ी होती है। पर लोग तो कहेंगे, सुषमा अब जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कब तक? जब तक उनकी इच्छा होगी। अभी अमृता सुषमा को छोड़ने के लिए खड़ी ही हुई थी कि उसकी नज़र सीता पर पड़ी। उसने इशारे से जानना चाहा कि उसके असमय आने का क्या कारण है। कुछ नहीं मेम साहब, बाद में बताऊंगी। अरे, ये अपनी ही हैं। बता क्या बात है? वो नए फ्लैट में जो नया जोड़ा आया है न, उनके यहाँ आज मारपीट हुई है। साहब का किसी और औरत के साथ और मेम साहब को किसी और से मोहब्बत है। अमृता ने एक गहरी सांस लेते हुए सुषमा की तरफ देखा, जैसे वे कहना चाहती हो, देखा, बातों का विषय अब मैं नहीं, कोई और हो गया है समाज के फ्रेम में। एक ही तस्वीर हमेशा जकड़ी नहीं रहती। तस्वीरें बदलती रहती हैं। आज एक तो कल दूसरी। बस थोड़े समय का ये खेल होता है। शायद अमृता ये बात खुद को भी समझाना चाहती थी।